हमारी प्रोडक्शन टीम जरा कभी कभी बात सुन लिया करे। इन एनी इवेंट लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू अरशद आजमी साहब। अरशद आजमी साहब, बड़े दिनों के बाद नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। अभी तो खुश होंगे सर बहुत। बहुत मेहनत भी खुशी की की आप, बात है। देखते थे आप बहुत मेहनत किए इन पूरे कैंडिडेट्स के लिए। जबरदस्त सर। कांग्रेस खुशी। इतने सालों के बाद एक बार फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। जी 13+1। इनफैक्ट जो सांगली की सीट है आप ही की है वैसे, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो तो शख्स आप ही के हैं, आप ही के पास रहेंगे, मतलब जी, इफेक्टिवली 13+1। क्या कहेंगे सर इसके बारे में? जी बिल्कुल खुशी का मौका है। और सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि आखिरकार 10 साल की इस अहंकारी सरकार से, जो अहंकार इस सरकार का था, जो लोकतंत्र को लोकतंत्र में तंत्र को, जो लोगों का तंत्र था, उसके ऊपर जो कब्जा कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, जो संविधान पूरी तरह से खतरे में था और दूसरी बहुत सारी महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं लोगों के सामने थी, पर प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में कभी उनको एड्रेस नहीं करते थे। इस इलेक्शन में कम से कम अब ये तो हो गया कि भले इंडिया अलायंस का बहुमत नहीं आया, पर जनता ने कम से कम उस अहंकारी सरकार पर रोक लगा दी और उसे बैसाखी की सरकार बनने पर मजबूर कर दिया। अब वो लोग सरकार चलाएंगे मोदी जी के अगल बगल में बैठकर, जिनको मोदी जी पानी पी पी कर गालियां दिया करते थे। तो खुशी की बात है, महाराष्ट्र ने तो सबसे बड़ा कमाल किया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने, वो महाराष्ट्र जहां पर छल और धोखे की राजनीति को परवान चढ़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, उस महाराष्ट्र ने दिखा दिया कि पहले भी, इतिहास जब आप उठाकर देखेंगे तो पहले भी महाराष्ट्र गद्दारों को कभी माफ नहीं करता था। इस बार भी महाराष्ट्र ने गद्दारों को माफ नहीं किया। और आप देखिए वो 400 के साथ साथ 40 और 42 का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी, वो जो है वो नीचे जाते जाते 20 से भी नीचे चले गए। तो एक अलग तरह का चुनाव था। लोगों ने बहुत भावुकों को वोट डाला और अपने मत को वो समझे कि इसको अब किसी भी तरह देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। तो उस बचाने की लड़ाई को लेकर ये चुनाव लड़ा गया। अब देखिए आगे भी बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी तो पूरी तरह से ये बात साबित नहीं हो रही कि सरकार बनेगी तो कैसी बनेगी। अमित शाह, ये तो क्लियर है, लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अब देश का गृह मंत्री अमित शाह नहीं रहेंगे। ये बात एक ऐसा सुनने में आ रही है। तो ये वो सारे लोग थे जिन्होंने पूरी सियासत को जो है वो एक अलग उस पर एक अलग राह पर लेकर चले गए थे। सियासत का मकसद सिर्फ ये था कि देश के आम आदमी तक, वो आदमी जो एकदम निचली सतह में, उसको भी हाथ देकर ऊपर लाने का कैसे इंतजाम किया जाए, यही देश की सियासत थी और यही देश का संविधान था। पर जिस तरह लूट मार और दूसरी दादागिरी की सियासत को भारतीय जनता पार्टी में मोदी की सरकार कहा जाएगा, क्योंकि खुद मोदी जी कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने नहीं कहा, लेकिन और एनडीए का भी कभी जिक्र नहीं करते थे। लेकिन 2 दिन से सिर्फ एनडीए का ही नाम आ रहा है, मोदी का नाम बहुत पीछे चला गया साहब। मोदी सरकार नहीं बोल रही, खुशी का मौका नहीं बोल रहे हैं। और छोड़ी, बीजेपी की भी सरकार नहीं बोल रही। हाँ, बीजेपी की भी, एनडीए आ गया। एनडीए वो जो बेचारा कहीं कोने में दब के बैठा हुआ करता था, अब वो एनडीए जो है वो बहुत तेज, बहुत मजबूती के साथ अगल बगल में लोग नजर आ रहे हैं। अब बॉडी लैंग्वेज देखा आपने, क्या बॉडी लैंग्वेज था जब पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब वो ग्रुप फोटो खिंचा रहे थे। तो देखिए वक्त बहुत ताकतवर चीज होती है ना, वक्त बलवान होता है। अच्छा आदमी साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप यूपी से हैं, खालिस जो हैं, आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं आप, मतलब आपका परिवार जो है उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है, मतलब आजमगढ़ के हैं आप जी। लेकिन फिर भी सर ये अयोध्या में कैसे हार गए, जरा ये तो बताइए। अयोध्या में क्या? अब ये देखिए साहब, ये बात तो क्लियर हो गई। अयोध्या की जो हार थी उसने ये साबित कर दिया कि जिस बूथ के करीब में राम मंदिर आता है, उस बूथ पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो अयोध्या के लोग, अब देखिए ना, वही तो मैं बोल रहा हूं कि जिस बूथ पर राम मंदिर आता है, वहां के उस बूथ पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये साबित हो गया कि राम जी ने भी ये संदेश दे दिया लोगों को कि ये राम के पुजारी नहीं थे, ये राम के व्यापारी थे और ये राम के नाम का व्यापार कर रहे थे। और ये भी सबसे बड़ी बात देखिए कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां जीत कर आए हैं, वो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं।
जी। तो इसका अब ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने बड़े जोरों शोर से मंदिर का जबरन उद्घाटन करवाया था, उसका ये प्रतिष्ठा करवाई थी, प्राण और प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी जी। उस अयोध्या नगरी ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी की सरकार को रिजेक्ट कर दिया और उस दलित समाज के उम्मीदवार को जिता दिया, जिसका जो बाबा साहेब के संविधान को लेकर लड़ रहा था। तो दोहरी मार हुई। एक तो आपका छल, आपका मखौटा उतर गया, आप पुजारी नहीं व्यापारी थे वो साबित हो गया। दूसरा, संविधान के खिलाफ अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो ये देश का मतदाता अपने संविधान को बचाने के लिए राम जी के साथ खड़ा होकर आपको शिकस्त दे देगा। ये संदेश पूरे देश में साहब, ये भी एक चीज देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के पीडीए स्कीम, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये फॉर्मूला बहुत चला, वहां उनका वो फॉर्मूला चला। और राहुल जी का, राहुल गांधी जी, आपका जो है पहली नौकरी पक्की, नौकरी गारंटी, 25 लाख का इंश्योरेंस, महिलाओं को महालक्ष्मी स्कीम 1 लाख रुपया, तो एक एक चीज, और अग्निवीर के खिलाफ। तो ये चीज हर जात पात, जो बोलते हैं कि जो सामाजिक जो कास्ट सिस्टम, उस सबसे आगे निकल के गए। तो लोग ने ये दिखा दिया कि ये जात पात से हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ये पीडीए स्कीम जो है, हमारे लिए क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इशू क्या, इसको कैसे देखते हो आप? बिकॉज मंदिर को ठुकरा दिया। देखिए, पहले भी पूरी दुनिया, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, देखिए, पहले भी पूरी दुनिया में भारत जो है वो गंगा जमनी तहजीब के लिए ही जाना जाता है। एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसा मुल्क जिसमें हर 30-40 किलोमीटर के ऊपर जबान बदल जाती, भाषा बदल जाती है, लिबास बदल जाता है, तौर तरीके बदल जाते हैं, खान पान बदल जाता है। तो ये इसी को लेकर ये पूरी दुनिया में हमारा देश मशहूर है। उस देश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक तरह का सिस्टम लाना चाहती थी कि सब एक तरह का दिखाई देना चाहिए। वो लोगों को मंजूर नहीं था, और इसी नैरेटिव के ऊपर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने चुनाव लड़ा। देखिए, शुरू से हमारी ये कोशिश थी कि पहले तो ये चुनाव 1 by 1 हो जाए, वो हो गया। दूसरी हमारी कोशिश ये थी कि ये चुनाव आम आदमी के जो रोज जिंदगी में आने वाली जरूरतें हैं, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। रोजी रोटी पर चुनाव लड़ा जाए, नौजवान पर चुनाव लड़ा जाए, किसान पर चुनाव लड़ा जाए। ये कोशिश शुरू से थी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की, और हम इस कोशिश में कामयाब इसलिए हुए कि जब हमने इन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे तरीके से आवाम के करीब जाने की कोशिश की, तो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, ये तो हमारे ही मुद्दे हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं। और फिर वहीं से शुरू हुआ, जब लोगों ने उस पर अपना रिएक्शन दिया, लोग कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के करीब इसीलिए आए कि हम आम आदमी की रोज जो जरूरत थी उस पर बात कर रहे थे। तो ये नैरेटिव सेट हो गया कि ये चुनाव जो है वो जात पात धर्म और इस पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि वो नौकरी पर लड़ा जाएगा, महंगाई पर लड़ा जाएगा, अग्निवीर पर लड़ा जाएगा, लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, संविधान कैसे बचे, इस पर लड़ाया जाएगा। तो उस पर लड़ा गया। और फिर आपने नतीजा देखा कि पूरे चुनाव में पहला चरण जब हुआ, उस पहले चरण में मोदी जी की भाषा थोड़ा बहुत ठीक थी। वो पहले चुनाव के पहले ये बार बार जैसे वो दावा करते थे, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया में डंका और कौन कौन सी बातें वो बताया करते थे, वो पहले चरण तक चला। लेकिन जब इंडिया अलायंस ने गरीब आदमी की बात की, नौजवानों को नौकरी की बात की, एमएसपी की बात की, महंगाई की बात की, तो जब जनता का रुझान इंडिया अलायंस की तरफ बढ़ा, मोदी जी के बोल डगमगा गए। दूसरे ही चरण से मोदी जी जो थे वो मछली पर आ गए और मटन पर आ गए, फिर मंगलसूत्र पर भी वो आ गए, और अजीब किस्म की बातें वो करने लगे कि अगर इंडिया अलायंस जीत गया तो आपकी 2 मोटरसाइकिल से 1 मोटरसाइकिल दे दी जाएगी, आपकी 2 भैंसें होगी तो 1 भैंस मुसलमान को दे दी जाएगी। अजीब अजीब तरह की बात वो करने लगे। तो वहीं से ये बात समझ में आ गई कि मोदी सरकार गई, इसलिए समझ में आ गई कि जब आप तो बता रहे थे आप विकास पुरुष हो ना, सबका साथ सबका विश्वास, तो वो सब कहाँ गया भैया? आप सिर्फ एक समाज को गाली देने लगे, उसकी बुराइयां करने लगे, और प्रधानमंत्री इतना पूरे, हमने देखा आपको नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक ने जो रिएक्शन दिया कि एक कोई देश का प्रधानमंत्री इतनी छोटी बात कर सकता है। तो कांग्रेस के नैरेटिव पे, इंडिया अलायंस के नैरेटिव पे लड़ा गया चुनाव,
और चूंकि ये आम आदमी का चुनाव था, आम आदमी ने भी इस चुनाव को लड़ा। और यहाँ पर एक और चीज है आपके सामने अरशद आज़मी साहब, जिस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है अभी तक, मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपना रिएक्शन दें और ये भी बताएं कि यही चीज बिहार में क्यों नहीं हुई। देखिए साहब, ऐसा है कि हमको जो खबर मिली है और हमें हमारा जो विश्लेषण है उसके मुताबिक जो लोग पैदल चल के कोविड के वक्त अपने अपने गांव गए, जिनके पैरों तले उनके जो मांस था वो छिल गया, जिनको कोई मदद नहीं की गई, बाकी सब चीजें नहीं की गई, वो भी काफी आहत थे। दूसरी ओर राहुल गांधी जी ने जो पूरा एक नैरेटिव सेट किया कि ये प्यार की दुकान है, नफरत के बाजार में हमारी प्यार की दुकान है और भारत देश जो है वो प्यार से चलता है, नफरत से नहीं चलेगा। तो ये वोट जो है नफरत के खिलाफ भी है। लेकिन यही चीज बिहार में क्यों नहीं कारगर हुई सर? देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने कि बिहार में बहुत सरप्राइज रहा, क्योंकि बिहार वो स्टेट था जिसने, अगर देखा जाए आपको, तो शुरुआती दौर में इस पूरे कैंपेन को उठाया। गांधी मैदान की जो रैली हुई जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए जी, और तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने और दूसरे इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने उसमें शिरकत की, उसमें मौजूद रहे और बहुत ही ऐतिहासिक रैली थी। वहां से चुनाव बिहार में पूरी तरह से बदल गया। और सबसे बड़ा जो नौकरी का मुद्दा था, नौकरी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो बिहार से ही शुरू हुआ, क्योंकि बिहार में प्रैक्टिकली तेजस्वी यादव ने वो काम कर कर दिखाया था। 4 लाख के करीब लोगों को नौकरियां दी थी, जिसमें बिहार के साथ साथ उसके अगल बगल के स्टेट के लोग भी थे। तो बहुत उम्मीद थी वहां से इंडिया अलायंस को कि इंडिया अलायंस आधे से ज्यादा सीटें जीत जाएगी। और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने आखिरी मोमेंट पे इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा था, जो लोगों में गुस्सा, जो आक्रोश था लोगों में, तो ये लग रहा था कि भाई नीतीश कुमार जी जो 0 हो जाएंगे और उनका कुछ बनेगा नहीं इस चुनाव में। लेकिन फिर ये बात से हम भी अभी तक इस बात से हम लोग जो है वो सरप्राइज हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार भी 12 सीटें जीत कर आ गए और 5 सीट चिराग पासवान को भी मिल गई। और जो एक चीज लेकिन हुई, वो ये चीज हुई कि ये बात मीडिया के थ्रू जो है वो बार बार लोगों के सामने आती थी कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनको बहुत नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट जीत जाएगी। पर देखिए, ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान तो 5 सीट पहले उनके चाचा के पास थी, वो 5 लड़े और वो 5 जीत गए। नीतीश कुमार को 4 सीट का नुकसान हुआ और उतनी ही सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ। तो जो बड़ा जो अपने आप को बहुत वो बता रहे थे, बहुत मजबूत बता रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो कम से कम बिहार के लोगों ने उतना नुकसान, तो उतनी औकात तो बीजेपी को दिखाई। लेकिन एक चीज है कि दोनों तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी को गेन हुआ है। पहले तो कुछ भी नहीं आया था ना, कुछ भी पर उतना नहीं हुआ जितनी हमने उम्मीद की थी। तो विच इज वेरी सरप्राइजिंग। और यही चीज ममता बनर्जी ने भी कही कि ये बिहार का रिजल्ट में मानती नहीं, उनका यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है भाई। ऐसा लगता है, मुझको भी ऐसा लगता है कि देखिए साहब, उत्तर प्रदेश और बिहार, हमेशा उत्तर प्रदेश और बिहार का रिजल्ट तकरीबन एक जैसा रहा है। आप अगर पूरी हिस्ट्री देख लें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में एनडीए की 24 सीटें आ गई हैं, 24 + 5 29 सीटें आ गई हैं, और सामने कांग्रेस और आरजेडी की सिर्फ 7 सीटें नहीं है। सो विच इज वेरी सरप्राइजिंग। बहुत सरप्राइजिंग चीज है ये। सरप्राइजिंग 100%। इससे सरप्राइज बिल्कुल है, क्योंकि मैं फिर वही दोहराता हूं कि जो माहौल बिहार में था वो माहौल तो खैर उत्तर प्रदेश में भी नजर नहीं आ रहा था। जितना इलेक्शन कैंपेन जितना था, जिस तरह से तूफानी दौरा तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने बहुत 200 से ज्यादा रैलियां की, उस हिसाब से ये लग रहा था कि पहले नंबर पे जो ये है वो बिहार और उसके एनडीए की 30 सीटें आ जाएंगी। वेरी फ्रैंकली 30 सीट पक्का आ रही है। जातीय समीकरण बहुत स्ट्रांग था वहां पर। जो गए बार भी जातीय समीकरण बिहार में, उसमें 39 सीट निकाले थे बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार प्लस एलजेपी प्लस मांझी जो फॉर्मर सीएम थे, तो महादलित के तो ये सब समीकरण कास्ट समीकरण और तगड़ा था। पर उत्तर प्रदेश में आपके जो पीडीए प्लस आपके जो इश्यूज है गरीब कल्याण स्कीम, वो ज्यादा चला। जी नहीं, देखिए कास्ट का जो मामला है ये तो खैर पूरे देश में है, लेकिन उसी कास्ट में जैसे ये बार बार ये लोग बोल रहे थे कि भाई
हर कास्ट का आदमी महंगाई से परेशान था, हर कास्ट का आदमी बेरोजगारी से परेशान था, हर कास्ट का आदमी जो अनदेखी हो रही थी उसकी भारतीय मोदी सरकार की तरफ से। मतलब किसान एमएसपी मांग रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हैं कि अरे एमएसपी क्या मांग रहे हो, देखो दुनिया में डंका बज रहा है। तो ये सब चीजों से तो पूरा देश परेशान था। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कास्ट का तो हर जगह होता है, महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी है और सब जगह है, लेकिन बाकी जगह पे इंडिया लाइंस बहुत अच्छे से जीता। और बिहार में भी पहले कुछ भी नहीं थी, एक सीट थी हमारे पास सिर्फ, इस बार कांग्रेस भी जीती और आरजेडी को भी फायदा हुआ और लेफ्ट को भी फायदा हुआ, इंडिया अलायंस को फायदा हुआ। बट ये बात सच है कि उतना फायदा नहीं हो पाया जितना हमें उम्मीद बंगाल में साहब, बंगाल में तो माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ, बंगाल में देखिए, बंगाल में भी मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि कितना हो जाएगा और सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो बंगाल में रहेगा। देखिए मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई हैं, तो एक है ना कि एक चुनाव में एक माहौल तैयार किया जाता है और वो माहौल से भी बहुत सारे जो फ्लोटिंग वोट हैं वो आ जाते हैं। तो ये 240 सीटें जो हैं, मुझे लगता है उसके असर में भी आ गई। जिस तरह मीडिया ने पूरे देश में माहौल बनाया कि भाई कोई है नहीं, मतलब इंडिया क्या है, जो आदमी पूरी दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखता हो वो इंडिया में कैसे हार सकता है। तो ये एक जो मीडिया ने बनाया, कुछ हद तक उसमें वो कामयाब हुए। प्रदीप जी, मध्य प्रदेश मोस्ट इम्पोर्टेंटली 29 की 29 सीट गई है मध्य प्रदेश में सर। शिवराज सिंह चौहान साहब मतलब जबरदस्त, बिल्कुल। आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा मोदी जी को ये 5 साल चलाने के लिए? जैसे अब भी से जेडीयू चिल्लाने लगा कि अग्निपथ ये स्कीम ठीक नहीं है, आप उसको वापस ले लो, आपको जाति जनगणना करना पड़ेगा, कुछ और धीरे धीरे आवाज आने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। तो अलग अलग मुद्दे को क्या जो कोर इश्यूज थे बीजेपी में, वो कोर इश्यूज को बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मगर बीजेपी का कहना है कोर इश्यूज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। हाँ, ये कैसे से क्या होगा अभी? देखिए एक बात समझ लीजिए, मोदी जी इत्तेफाक से एक नेशनल पार्टी के मेंबर थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और अपने दम पर पार्टी उन्होंने नहीं खड़ी की थी भारतीय जनता पार्टी। अडवाणी जी, वाजपेयी जी, वो जनसंघ के दौर से ये पार्टी धीरे धीरे 2014 तक आई और एक माहौल तैयार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार हुआ और फिर उसमें बहुत सारे झूठ बोले गए, लोग उसमें आए और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो देखिए साहब, प्रधानमंत्री बन जाना ये जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में सबसे जबरदस्त जो है वो चालाक और दिमाग वाले आदमी। अभी नीतीश कुमार हो गए या चंद्रबाबू नायडू हो गए, अभी ये जो है ना, ये मोदी जी के सामने बहुत मास्टर लोग हैं और ये पहली बार जो है ना ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। तो ये बहुत मास्टर लोग हैं, ये तिगनी का नाश नचा देंगे साहब मोदी जी को। ये जिस तरह से अभी ये चुनाव के पहले आप सुन रहे थे ना कि ये चुनाव होगा और नीतीश कुमार जी उठाकर कुर्सी से फेंक दिए जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटें लेकर आएंगी और फिर बिहार पे भी कब्जा हो जाएगा। क्या क्या देखिए क्या किस्मत लाया नीतीश कुमार जी ने कि पूरे बिहार छोड़िए, पूरे भारत की सत्ता उनके हाथ में आ गई। तो ये तिगनी का नाश नचा देंगे मोदी जी। और जो अपने आप को चाणक्य बना के, अपने आप ही जो उन्होंने घोषित किया है चाणक्य अमित शाह ने, वो बताएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की राजनीति होती क्या है। देखिए एक बात तो है कि ये जिस तरह का दम भरा करते थे, जिस तरह की स्कीमें पॉलिसियां लाकर पूरे देश को इन्होंने परेशान कर रखा था, अब कम से कम ये तय है कि वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी। अब हम ये थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं कि अब संविधान भी खतरे में नहीं है और लोकतंत्र भी खतरे में नहीं है। इस बात को कम से कम जनता ने निश्चित कर दिया है कि इससे अब डरने की कोई चीज बची नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अब पता चलेगा नरेंद्र मोदी जी को गठबंधन की सरकार क्या होती है, लेकिन गठबंधन के मायने क्या होते हैं। सुनने में यह है कि आदरणीय सम्मानीय शरद पवार जी संपर्क में हैं नीतीश कुमार जी के और चंद्रबाबू नायडू के, सुनने में यह है। और उन्होंने ये कहा है, उनको ये बात भी सुनने में आई है। अब कहां तक सच है आपको मालूम है, इसके लिए कोई पुष्टि तो होती नहीं है। जो भी बताता है वो यही बोलता है भैया मेरा नाम मत लेना। उनको ये बताया कि भैया आज ये जो लोग हैं तो तुम्हें जो कुछ भी दे देंगे,
तुम ये देख लेना, तुम्हारे जितने मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी उन सबको निगल जाएगी, तुम्हारी पार्टी बचेगी नहीं। 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर तेलुगु देशम के जितने एमपी हैं और नीतीश कुमार जी के जितने एमपी हैं वो सब चले जाएंगे बीजेपी में, ये कहा गया। देखिए ये इस बात का ख्याल तो चंद्रबाबू नायडू को रखना ही पड़ेगा और नीतीश कुमार को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी पहले भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि वो उनकी पार्टी ही तोड़कर लेना चाहते थे। और फिर देखिए इतिहास को भी देखना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू को कि क्या हाल हुआ नवीन पटनायक का। हर मुद्दे पर दौड़ दौड़ कर संसद में मदद किया करते थे नवीन पटनायक, चाहे वो किसी भी तरह का बिल हो, चाहे अब क्या उन बिलों का जिक्र करूं, पर किसी भी तरह का बिल हो सबसे पहले समर्थन नवीन पटनायक जी दिया करते थे, इंक्लूडिंग फार्म लॉ, किसान कानून जो थे उस पे भी, किसान कानून पे भी दिया, अपना एनआरसी पर भी दिया, हर चीज पर दिया। अब न घर के रहे न घाट के, न असेंबली में है न लोकसभा में। लोकसभा में तो उनका कोई आदमी ही नहीं बचा। इसी तरह देखिए और धोखे की राजनीति का सबसे बड़ा जो ये है मिसाल है वो महाराष्ट्र की है ना। वो महाराष्ट्र जहां पर बाला साहेब ठाकरे ने एक उंगली पकड़ कर लाया था भारतीय जनता पार्टी को। ये बच्चा थी शिवसेना की बच्चा थी भारतीय जनता पार्टी, और उसकी उंगली पकड़कर पूरे महाराष्ट्र में घुमाया था बाला साहब ठाकरे ने। क्या किया, बाला साहब की आंख बंद होते ही उसी बाला साहब के सुपुत्र की पीठ में इन्होंने छुरा भोंका। तो ये सब बहुत सारी मिसालें हैं। ये देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, इनके लिए सत्ता ही सब कुछ है। कोई नैतिकता नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, कोई उसूल नहीं। इनके लिए सिर्फ एक ही उसूल है, वो है किसी भी तरह सत्ता में बने रहना। तो ये सही बात है, खतरा है इस बात का। आज राहुल गांधी जी ने आरोप लगा दिया 30 लाख करोड़ स्टॉक मार्केट स्कैम, उन्होंने लिंक कर दिया एग्जिट पोल के स्कैम के साथ। और मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से एक चैनल को इंटरव्यू दिया और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया, आम गरीब इंसान को 30 लाख करोड़ का नुकसान। जेपीसी मांगा है राहुल गांधी जी ने, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब। आजमी साहब, क्या खतरे की घंटी है, ये स्कैम है? ये बात 100% स्कैम है ना। आप किसी भी आम आदमी से जो स्टॉक मार्केट में जिसकी थोड़ी भी रुचि है उससे पूछिए आप। ये बात पहले दिन से जब जैसे जैसे राहुल गांधी जी ने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई कि कब अमित शाह ने अपील की, फिर प्रधानमंत्री ने अपील की कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, 4 तारीख को स्टॉक मार्केट जो है आसमान छू लेगा। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपील की, और उसके बाद 1 तारीख को जब ये आया एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल 1 तारीख को आया, तो ये बात 1 तारीख को आया, 2 तारीख को संडे था, 3 तारीख को मंडे को दोबारा मार्केट खुला। और सभी को इस बात का यकीन था कि 3 तारीख को, चूंकि एग्जिट पोल में 350 सीटें दिखा रहा है, तो 3 तारीख को मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 5 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज हैं जो इसमें इन्वेस्ट करती हैं, तो प्रधानमंत्री भी कह रहा है, अमित होम मिनिस्टर भी कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहा है, लोगों ने पैसा लगा दिया, रिटेल इन्वेस्टर जो थे उन्होंने पैसा लगा दिया। अब ये तो झूठा एग्जिट पोल था, ये बात सभी जानते थे। और ये आखिर लोग तो यहां तक कह रहे थे, जो समझदार टाइप के लोग थे वो तो यहां तक कह रहे थे कि भैया देखिए आखिरी दाव है भारतीय जनता पार्टी का। अब ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जाते जाते भी अपने साथियों को फायदा पहुंचाकर चले जाएंगे। और वही हुआ। 3 तारीख को मार्केट ने आसमान छुआ, 4 तारीख को मार्केट गिरकर जमीन पर आ गया। 30 लाख करोड़ से ज्यादा, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए थे, 30 लाख करोड़ से ज्यादा का लोगों का नुकसान हो गया। और फायदा किसको हुआ? उन्हीं लोगों को हुआ जो उनके दोस्त यार थे। तो ये स्कैम तो था ही ना ये। और ये आज फिर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को याद दिला दिया और लोगों को ये बता दिया कि देखिए इस पर सबकी नजर है। अब इस पर भी लोग देखिए एक साथ एक राय हो गए। तो स्कैम है ये। देखिए पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार थी। और अभी भी मैं आपको बताता हूं, मेरा ये मानना है कि ये सरकार अगर किसी भी तरह, अभी मोदी जी की सिर्फ एक ही कोशिश है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर अपने आप को नेहरू जी के साथ इतिहास में दर्ज करा दे। उसके अलावा उनकी कोई दूसरी वो नहीं है। मतलब अपने आप को हिस्ट्री में दर्ज कराने का एक जो उनकी ख्वाहिश है, बस वही दिखाई दे रही है। अगर ये सरकार बन भी जाती है तो मैं आपको बताता हूं ये सरकार बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। या तो प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा इनको, या तो फिर ये सरकार ही बदल जाएगी और कोई और सरकार देश में होगी। क्योंकि इस सरकार में जो लोग आए हैं वो जुदा जुदा राह वाले हैं। ठीक है, मजबूरियों ने उनको एक जगह किया। अब जो भी उनकी मजबूरियां रही होगी मुझे नहीं इतना पता,
लेकिन ये सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी अगर बन भी गई तो। और मुझे तो ये खबर मिल रही है या मेरी जानकारी में ये बातें हैं कि अभी तो इस सरकार के मुखिया को कल 7 तारीख को शायद बनना है। अभी तक जब तक हम ये बात कर रहे हैं, इस सरकार का मुखिया कौन बनेगा इसकी हरी झंडी अभी आरएसएस ने नहीं दिखाई है। अभी तक सीएलपी ने अपना लीडर डिक्लेयर नहीं किया है। बीजेपी की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव पार्टी है, उन्होंने अभी तक अपना जो लीडर है वो नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन बट इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन, मोदी जी बनेंगे। और बीजेपी का टैगलाइन है कुछ भी करो आएगा तो मोदी ही। नहीं, पर नहीं आया साहब मोदी। सही है, मोदी नहीं आया ना। 370 का दावा करने वाले मोदी 240 पर चले गए, यानी 63 सीटों का लॉस हुआ। 63 सीटों का लॉस हुआ पिछली बार जो उनकी संख्या थी जी, लेकिन 130 सीटों का लॉस हुआ जिसका वो दावा कर रहे थे जी। तो नहीं और कांग्रेस जो है जो 52 पर थी वो 99 पे आ गई। हाँ, 99 पर आ गई, 99 एक से रह गए, सेंचुरी पूरी हो जाती जी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल, सर आखिरी सवाल, हाँ, ये जरा इमोशनल सवाल है जी। हर बार जब भी चुनाव होता है, मैं पता नहीं कब से देख रहा हूं, जब से आदरणीय सम्माननीय राजीव गांधी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, जब से वो चले गए तब से आज तक, इनफैक्ट इंदिरा जी के जाने के बाद भी थोड़ी देर के लिए ऐसी बात हुई थी, लेकिन फिर क्योंकि उनका शपथ ग्रहण एकदम हो गया, सब कुछ हो गया, इसलिए सब ये बातें दब गई। ये कहा गया सोनिया गांधी इटली चली जाएगी, राहुल गांधी की तो टिकट बुक है, वो तो इटली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला इस बार, जितने ये शहजादे हैं, शहजादे वर्ड यूज किया, उसमें राहुल गांधी इटली जा रहे हैं, अखिलेश यादव और एक और का नाम लिया, कौन? तेजस्वी यादव, ये भी जा रहे हैं। ये सब लोग बाहर हॉलिडे पे जा रहे हैं, जाके आए उद्धव जी, और ये सब जा चुके हैं और भागने की तैयारी में हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? अब क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि वक्त बहुत ताकतवर होता है और उसकी कदर करनी चाहिए। जाते जाते देश से कौन बाहर जाने वाला था, जाते जाते मोदी जी बच गए, और बचाया साहब उन लोगों ने जिसकी कभी भी कदर नहीं करते थे। हमने ये सुना था कि गठबंधन के जो उनके पार्टनर्स थे, अमित शाह के ऑफिस में चले जाते तो अमित शाह उनसे गालियों से बात करते थे, ऐसा हमने सुना था। आज उन्हीं लोगों का वो हाथ जोड़ रहे हैं। तो दुर्दशा क्या हो गई, जो आदमी अपने पैरों तले पूरी सत्ता दबा के रखे हुआ था, आज उसको 2-4 संगठन के 2-4 छोटी छोटी पार्टियों के आशीर्वाद की जरूरत है। तो तले लोहे के चने चबा दिए, लोहे चबवा दिए। और ये भी आप ये देख लीजिए, एक बात बहुत होती थी ना, एक आखिरी बात मेरी जरूर पूरी होने दीजिएगा। एक बात बहुत होती थी देश में, मोदी ब्रांड, मोदी ब्रांड, मोदी ब्रांड। कहां गए भैया मोदी ब्रांड? 5 लाख की जगह 10 लाख का दावा कर रहे थे कि बनारस में 10 लाख वोट से जीतेंगे, 1.5 लाख वोट से जीते। ये इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ा कोई अपना ये हो नहीं सकता। जहां महाराष्ट्र में, एक छोटी सी बात बताता हूं, महाराष्ट्र में मोदी जी ने 17 जगह रैलियां की, जिसमें 14 जगह भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी हार गए। सिर्फ 3 जगह मोदी जी के, जहां वो दौरा किया था उन्होंने, सिर्फ 3 जगह जीते। कल्याण में जीते, पुणे में जीते और सतारा में जीते। कल्याण की सीट श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे का बेटा, वो अपनी वजह से जीत गया, और सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज थे उदय नारायण भोसले, वो भी अपने नाम से जीत गए। पूना की एक सीट इनके जीतने के नाम से दे सकते हैं। मुंबई शहर में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। जहां रोड शो किया उन्होंने घाटकोपर में, वहां पर उस नॉर्थ ईस्ट की सीट थी, वो मेहर कोटेजा उनके उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के। घाट के ऊपर में मोदी जी ने रोड शो किया, और घाट के ऊपर में ही मेहर कोटेजा 28-26 हजार से पीछे रह गए। तो अब ये बताइए ना, कहां गया ब्रांड, कहां गया वो सब वैल्यू? खत्म हो गया साहब। और एक ही सीट रोशनी, मुंबई में सिर्फ एक सीट, मुंबई में सिर्फ एक सीट मिली। और दूसरा ये कि एक सीट जिन सीटों पर ये गए, वहां महाराष्ट्र में वो अधिकतर सीटें ये हार गए, समझे कि नहीं? तो इनसे बड़े नेता तो शिवराज सिंह चौहान भर को उभर गए, जिनको घर बैठाया था, 8 लाख वोटों से जीत गए। तो देखिए, मोदी ब्रांड, और 29 सीटें जीत गए सर मध्य प्रदेश में, और 29 सीटें जीत गई। ये देखिए, ये चर्चा चल रही है आरएसएस में
कि भैया 29 सीट जीतने वाला राज्य मध्य प्रदेश और 8 लाख सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला नेता शिवराज सिंह चौहान, तो लोकप्रियता तो उनकी बढ़ी है, इनकी तो घट गई और खत्म हो गई। तो देखिए इस तरह से जो हालात है ना देश के, मुझे अभी ये लगता है कि अभी इस पर और काम करने की जरूरत है। तो आपको लगता है सर चलते चलते दो चीजें, एक तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में आ गई महाराष्ट्र में, जहां 23 सीटें थी उनकी, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 8 रह गई। और दूसरी चीज, क्या नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, क्या वो, क्योंकि देखिए साहब दोनों सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं दोनों के दोनों, वो हिंदुत्ववादी नहीं है, नीतीश कुमार जी भी और चंद्रबाबू नायडू जी भी। उनकी असली जगह जो है वो इंडिया अलायंस के साथ है। आपको लगता है कि क्या वो अपने नेचुरल एलाइज के साथ आएंगे या यहीं रहेंगे जहां पर हैं? देखिए मुझे ये लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। और चंद्रबाबू नायडू भी, देखिए चंद्रबाबू नायडू को भी जो आंध्र प्रदेश में वोट मिले उसमें सभी समाज के वोट मिले हैं उनको, सभी धर्म के लोगों ने उनको वोट दिया है। मतलब उन्होंने, और नीतीश कुमार को भी सभी वर्गों के लोग वोट देते हैं, सभी समाज के लोग वोट देते हैं। ये कितना भी चाहेंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ये भारतीय जनता पार्टी को उस ट्रैक पर लेकर आए जिस पर पिछली सरकारें चला करती थी, जो देश के हित में काम करती थी। लेकिन अगर उसके मुखिया नरेंद्र मोदी रहे तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। और आज नहीं तो कल ये दोनों लोगों को लौट कर आना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं देश का भला, अगर वो चाहते हैं देश में एक बार फिर तानाशाही, जिसको बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ इस जनता ने खत्म किया है, गिरा दिया है, उस तानाशाही को अगर ये दोबारा नहीं उठने देना चाहते हैं नायडू जी और नीतीश कुमार जी, तो उन्हें इस तरफ आना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन की तरफ आना पड़ेगा। और आप देखिए इंडिया गठबंधन जो है वही देश का आईना है। हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं, हर तरह की बातें, हर वर्ग की बातें की गई इलेक्शन के दौरान। तो मौका है उनके पास, अगर वो जो साख नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले गंवाई थी, अगर उसको दोबारा और उससे बड़ी हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ आना चाहिए और चंद्रबाबू नायडू के आना चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद जी। थैंक यू, धन्यवाद साहब। नमस्कार नमस्कार। वेरी वेरी हैप्पी कांग्रेस। इनफैक्ट अरशद आजमी जी खुद बहुत काम किए थे जी फॉर वर्षा गायकवाड़ एंड शी इवेंचुअली वन एंड शी वन एंड दे बिलीव the secular forces have won where Mumbai is concerned and Maharashtra is concerned. Congress performance absolutely fantastic. They win 13 out of the 17 seats they contested. That's a great victory margin compared to only one in last 2019 elections. But this is absolutely fantastic what has happened as far as the India Alliance is concerned. Nobody expected that the Congress would do so well, or for that matter Mr. Sharad Pawar, or for that matter Uddhav Thackeray. Let's ask Ketan Naik Saab.